नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज दो अहम बातें हैं। पहली अहम बात जो उत्तराखंड में कल हुआ, नंदा देवी में जो ग्लेशियर टूटा है उस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा, आज प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में पहली बार किसान आंदोलन को लेकर सीधे बात की, मतलब बात की, अपना वक्तव्य दिया। उनका वक्तव्य आ गया, उसके बाद उसमें जो राकेश टिकैत थे उन्होंने उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी, कुछ और किसान नेताओं ने दी। मैं जल्दी से आपको इसको ब्रीफ कर दूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी था, है और रहेगा। इन नेताओं का कहना है कि अगर था, है और रहेगा तो इसको कानून बना दीजिए, इसमें फिर कौन सी दिक्कत है जब आप हैं कि रहेगा। दूसरा, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे इस जो ये नया बिल आया है इसमें छोटे किसानों का फायदा है। इनडायरेक्टली वो हिंट कर रहे थे कि ये जो आंदोलन चल रहा है इनडायरेक्टली ये इसमें बड़े किसान हैं। तो इन लोगों का भी ये कहना है, नेताओं का, कि ये सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये छोटे किसानों का ही आंदोलन है। जिसको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इस नए बिल से फायदा होगा, इन लोग कह रहे हैं इस नए बिल से नुकसान होगा। तीसरा, ये बात उठी, प्रधानमंत्री ने कहा कि हरित क्रांति के समय भी प्रोटेस्ट हुए थे। तो हरित क्रांति और इस समय में जमीन आसमान का अंतर इसलिए कि अब हम प्राइवेट हाथों में कुछ चीजें सौंपने की बात कर रहे हैं। चौथा, प्रधानमंत्री जी ने घुमा फिरा के बार बार कहा कि इस तरह की चीजों को किसानों को बहकाया जा रहा है या उनको बर्ग लाया जा रहा है ऑपोजिशन द्वारा, विपक्ष द्वारा। किसान नेताओं का कहना है कि हमारे पूरे आंदोलन में कभी भी आपने हमारे मंच पे किसी पॉलिटिकल आदमी को देखा, और अगर कोई पॉलिटिशियन अब आ रहा है हमें नीचे से सपोर्ट कर रहा है तो हम उसको क्यों मना करें। हालांकि ये कहने का कोई बहुत वो नहीं था, अन्ना आंदोलन में किस तरह से कौन क्या सपोर्ट कर रहा था सबको पता है। एक चीज राकेश टिकैत ने मतलब मुझे वो ठीक लगी, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, एक चीज हम किसान हैं, अपनी बात कहने आए हैं, और एक चीज और कहने आए हैं कि भूख पर व्यापार नहीं होगा। और उन्होंने तुलना की, उन्होंने कहा ये जो आप उद्योगियों को ला रहे हैं, इन व्यापारियों को इसमें ला रहे हैं, वो हवाई जहाज चलाते हैं। कहने लगा हवाई जहाज में एक दिन में 4 बार किराया बढ़ते घटते हैं, और इसलिए बढ़ते घटते हैं कि आदमी की जरूरत देख के जब कम सीट हो जाती है तो किराया बढ़ा देते हैं। तो कहने लगा हम ये भूख में ये नहीं होने देंगे कि मान लीजिए अनाज कम हुआ तो आप अपना दाम बढ़ा दीजिए। ये हम किसान हैं, हम व्यापारी नहीं बनना चाहते हैं। एक बात और कही प्रधानमंत्री जी ने कि भाई ये कानून है और ये आंदोलन जो है इसमें भाई समस्या भी इसी में और समाधान भी इसी में है। सही बात है, लोग कह रहे हैं हम तो समाधान के लिए बैठे ही हुए हैं। आज 75 दिन से ये जो आंदोलन है इसमें जो किसान हैं वो तो समाधान ही चाह रहे हैं ना, समस्या कौन चाह रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक और ऐसी बात कही जो मुझे ऐसा लगता है कि या तो गांव से वो बिल्कुल उनका नाता नहीं है या गांव की चीजें समझते नहीं है। उन्होंने बताया कि डेयरी और मधुमक्खी कर देंगे, कम से कम 40-50 हज़ार से लाखों का फायदा होगा। मैं भी गांव से रहता हूं, गांव जानता हूं, कितने लोग डेयरी से और कितने लोग मधुमक्खी से लाखों का फायदा कर रहे हैं, ये जरा देख लिया जाए। जो आम किसान की बात हो रही है, कितनी डेयरी खुलते और बंद होते हुए मैंने देखी है। वो संख्या मधुमक्खी की शायद 10,000 के पीछे एक किसान होगी, अगर बहुत अच्छा फिगर है तो। सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये फिगर है। एक जब इन्होंने बार बार ये कहा, कुछ चीजें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही, तो राकेश टिकैत ने आज ओपन मन से एक चीज कही कि आप जैसे सबसे कहते हैं ना कि गैस सब्सिडी छोड़ दो, आप लोग वो हो, गैस की सब्सिडी क्यों लेते हो, गरीब आदमी को मिलेगी। तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आप अगर चाहते हैं तो आज आप प्रधानमंत्री हैं, अपील कीजिए सारे सांसद, सारे विधायक अपनी पेंशन छोड़ दें, तो हम भी बहुत सी चीजें अपनी वो कर लेंगे। आप सब लोग अपना पेंशन और उसको सब लोग रखेंगे, लेकिन किसानों को ही सारा कुछ आप कहेंगे कि ये छोड़ दो। फिर उन्होंने कहा कि हमारा मंच वही है, हमारे पंच वही हैं। उनका कहना यह था कि जो 40 लोग हैं जो अभी तक नेगोशिएट कर रहे हैं वही करेंगे, क्योंकि बार बार कोशिश हो रही कि उसमें कहीं कुछ एक दरार मिल जाए या आपस में कुछ हो जाए। एक उन्होंने बड़ी बात कही, मैं अंतिम बात पे बाद में आऊँगा, उन्होंने एक बड़ी बात कही कि किसान मोर्चा उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई है, किसान मोर्चा अपनी हर संभव सहायता, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब या कहीं के भी किसान, ये पूरा वो संघ उनके साथ है। उन्होंने एक चीज़ और कही कि जो बार बार कह रहे हैं कि भाई इसमें क्या कमी है, क्या कमी है, तो टिकैत का कहना है कि जब मंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि इसमें से 15 संशोधन हम करने को तैयार हैं, तो जब इसमें 15 संशोधन करने को तैयार हो तो बंद कर दो और नया फिर से कर दो, तो इसमें कोई वो बात नहीं।
एक बात मैं लास्ट में इसलिए कहूंगा क्योंकि उन्होंने एक बात प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कही जो मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री जी की कुर्सी से मैं उम्मीद नहीं करता था। उन्होंने थोड़ा व्यंग्यात्मक रूप से और थोड़ा हंसी उड़ाने के उसमें उन्होंने टिप्पणी की कि इस देश ने श्रमजीवी देखते हैं। हालांकि श्रमजीवी तो अब आप ऐसे कानून कर दे रहे हैं कि अब श्रमजीवी कहाँ रह जाएगा, वो श्रम हम तो खत्म। श्रमजीवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवियों को भी थोड़ा सरकास्टिक था। उसी तरह से एक नई जीव आ गए हैं, आंदोलनजीवी। तो मैं उत्तराखंड की बात उसी से शुरू कर रहा हूं। आंदोलनजीवी को अगर आप परिहास की बात मानते हैं या हंसी की बात मानते हैं तो मैं नहीं मानता हूं। लोकतंत्र में ये सब जरूरी चीजें हैं। एक जो अभी हुई है, जो भी उत्तराखंड में हुआ, उसको लेके एक आंदोलन बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें से एक आंदोलन की मैं बात कर लूं, उसका नाम है मातृ सदन। वहां पे एक शिवानंद सरस्वती जी हैं, MSc पास हैं, शिक्षक रहे हैं, और वहीं पे प्रोफेसर GD अग्रवाल जो IIT के शिक्षक थे, उन्होंने अपनी जान दी थी गंगा को बचाने के लिए, गंगा की सफाई। और वो लंबा है, कैसे आप गंगा पे बांध ना बांधें, ये सब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ना करें, इसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी थी। तो इन लोगों को भी क्या आप आंदोलनजीवी कहेंगे? ये आंदोलन पिछले 4-6-8 साल से कर रहे हैं लोग, लेकिन मेरे ख्याल में आंदोलनजीवी कह के और उनका हंसी उड़ाना थोड़ा ठीक नहीं था। मैं अब आ जाऊं जो कल हुआ उस पर। मैंने आज एक वहाँ के जो इस पर्यावरण के लिए बहुत काम करते हैं, मल्लिका भनोट जी, उनसे बात भी की है, उनके बातचीत के अंश हैं। और एक आज टाइम्स ऑफ इंडिया में लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर ध्रुव सेन सिंह, उनका एक बेहतरीन आर्टिकल छपा है पेज नंबर 4 पे। उसमें बहुत क्लैरिटी से उन्होंने समझाया है, बहुत अच्छे ढंग से। मैंने कुछ चीज़ें वहाँ से ली, मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर ले रहा हूँ। पहली चीज़, दुनिया में की 17% आबादी हिंदुस्तान में है, दुनिया की टोटल पॉपुलेशन, और लेकिन जो हमारे पास लैंड है, जो ज़मीन है, वो दुनिया की 2.4% है। तो मतलब हमारे यहाँ आबादी के रिलेशनशिप में हमारे यहाँ ज़मीन कम है। नंदा देवी जहाँ ये हुआ है उत्तराखंड में, नंदा देवी 7 ग्लेशियर को बन के, वो ग्रुप ऑफ ग्लेशियर्स बोला जाता है जो नंदा देवी है। नंदा देवी के उत्तर और दक्षिण ग्लेशियर से निकलकर जो धारा चलती है, वही मिलकर पहले ऋषिगंगा, उसको नदी बोलते हैं। हम सब लोग जो बद्रीनाथ कभी गया होगा उसने वो सब देखा है। फिर उसको धौली गंगा बोलते हैं। फिर धौली गंगा आके अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में मिलती है, अगर आपको याद हो, श्रीनगर से जब आप ऊपर चलते हैं। और अलकनंदा आके भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में, और फिर ये गंगा हो जाती हैं, फिर ये गंगा माँ हो जाती हैं। तो इसको एक तो ये समझ लीजिए कि क्या हुआ। नंदा देवी ग्लेशियर में का एक हिस्सा गिर के नदी में गिरा और उसकी धारा को रोका, ऊपर ही में ही जहाँ ग्लेशियर है, और वो रोक के उसको एक तालाब जैसी चीज़ बनी, वहाँ पे पानी आता रहा, और वो धीरे धीरे पानी इतने का दबाव इतना हो गया कि पानी उसका जो बांध था उस तालाब का, उसको तोड़ के बर्स्ट कर गया। बर्स्ट करके वो ओवरफ्लो किया, मतलब पानी तो चल दिया अपने बहाव के साथ लेके। उसने इससे ऋषिगंगा और धौली गंगा में, जिसको फ्लैश फ्लड बोलते हैं, एकदम से, ये सब 10 बजे हुआ था, 10 बजे टूटा है, 10:30 बजे तक वो 26 किलोमीटर का एरिया था, वो वहाँ पहुँच गया। वहाँ से हरिद्वार करीब 300-325 किलोमीटर है। डर ये था कि कहीं वो हरिद्वार तक ना आए, लेकिन फिर वो रिसीड करने लगा ये। लेकिन इस पूरे उसमें इस तेजी से जब पानी आया तो अपने साथ उस सब कुछ रास्ते में जो था वो बहा ले गया। उसी में उसने जो वहाँ पे 2 बांध पे काम चल रहा था वो ख़त्म हुए। ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो था शायद 13.5 मेगावाट का, वो ख़त्म हुआ। NTPC का एक तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो बड़ा बन रहा है वो ख़त्म हुआ। उसकी टनल है, उसमें काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, अभी भी राहत कार्य चल रहा है। उसमें से शायद कल 12 लोग निकाले गए थे, 125 लोग मिसिंग हैं। अभी तक स्पष्ट खबरें शायद 17-18 मृत्यु की आई है। मैंने इसी सब को लेके मल्लिका भनोट जी से बात की थी आज सुबह ही, वो ऋषिकेश में थी गंगा के किनारे। उसके अंश सुन लीजिए, उससे बहुत सी क्लैरिटी आपको हो जाएगी। कल ये आनंद जी, यहाँ पर नंदा देवी जो ग्लेशियर है, वहाँ पर एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ है, और फिर वहाँ से जो पानी जो है वो बहुत फोर्स से नीचे की तरफ आया है, अपने साथ बहुत गाद लेकर आया है, और फिर वो आते हुए ऋषिगंगा जो घाटी है उस पे आया। ऋषिगंगा घाटी में एक छोटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, उसको तोड़ते हुए फिर वो नीचे धौली गंगा की तरफ गया।
धौली गंगा में तपोवन विष्णु घाट एक दूसरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको पूरा ध्वस्त करते हुए फिर नदी जो है वो नीचे की तरफ अलकनंदा में समाती हुई फिर नीचे डाउनस्ट्रीम बहती हुई आई। इन द प्रोसेस क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग जो तपोवन विष्णु घाट में जो लेबरर काम कर रहे थे वो उसी गाद में दब के मर गए, कुछ बहकर मर गए। बहुत सारे लोग जो गांव वाले थे जो तो करीब द काउंट इज अराउंड 150 to 200 राइट नाउ, बट स्टिल अभी हम लोग को फाइनल काउंट नहीं मिला है, पर जितने गांव में हमारी बातचीत हो रही है इतना हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि कम से कम 150 से 200 के लोगों के बीच में दबके और मर गए। ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। जो बात बहुत समझने की हुई है वो ये है कि ये सर्दियों के मौसम में हो रहा है। सर्दियों के मौसम में ग्लेशियल नदियां कभी भी इस तरीके से व्यवहार नहीं करती। ग्लेशियल नदियां जो होती हैं और जो भी ग्लेशियर्स होते हैं वो सर्दियों में अपने अंदर बर्फ को समाते हैं, बर्फ को जमाते हैं, अपना साइज बढ़ाते हैं। अचानक ही इस तरीके से ग्लेशियर का फटना और वो भी सर्दियों के मौसम में बहुत बड़ी चेतावनी है। ये प्रकृति की हमारे को ये चेता रही है कि अगर सर्दियों में इस तरीके की आपदा आ सकती है तो आप सोचिए कि जब गर्मियां या फिर जब बरसात का मौसम होता है, जब नदी में ऑलरेडी इतना पानी होता है, अगर तब इस तरीके का कोई इवेंट हो तो बहुत ज्यादा क्षति पहुंचेगी। ये 2013 का ही जैसा एक रूप ले सकता है। गंगा जी का तो हमारा तो प्राइमरी फोकस हमेशा से यही रहा है कि गंगा तो सैक्रोसैंक्ट है और ये जितने भी हिमालय क्षेत्र हैं ये सारे ही हमारी तीर्थ है। हमारी तो जो पूरा मूवमेंट ही गंगा आह्वान का है वो इसकी सांस्कृतिक परंपरा पे जुड़ा हुआ है कि गंगा जी के साथ और हिमालय के साथ हमारी इतनी गहरी जुड़ाव संस्कृति का है। तो पर्यावरण तो एक तरफ है, आप जो यहाँ पर इस संस्कृति को और इस पर्यावरण को खत्म कर रहे हैं, ये हमारा ये एक कल्चरल घात है जो कई वर्षों तक भी पूरा नहीं होएगा, क्योंकि हमारी आर्य संस्कृति तो इसी नदी के किनारे बनती है, हम तो खत्म ही हो जाएंगे। नहीं, यही मैं आपको बोल रही थी आनंद जी की नदियों का इस मौसम में इस तरीके से रिएक्ट करना कैन नॉट बी नेचुरल। आप खुद सोचिए कि कोई मतलब दिस इज रियली नो रॉकेट साइंस। ग्लेशियल नदी कभी सर्दियों में अपने आप को कभी बाढ़ का रूप दे सकती है क्या? आप सोचिए, कभी नहीं दे सकती, क्योंकि ग्लेशियल नदी तो ग्लेशियर पर डिपेंडेंट है और ग्लेशियर तो कभी भी सर्दियों में नहीं पिघलता है। अब समझने की ये बात है कि अगर तो ये नेचुरल नहीं है तो ये मैन मेड कैसे है? जब हम मैन मेड की बात करते हैं तो हमको लगता है कि अभी तुरंत क्या हुआ है जिसके कारण ये आया है, बट समझने की बात ये है कि पर्यावरण जो रिस्पॉन्ड करता है वो तुरंत से एक रिस्पॉन्स तो अलग बात है। अब जैसे जंगलों में आग है, आप आग लगाते हैं, आग लगती है, ये तुरंत यार एक सस्टेन्ड रिएक्शन है कि जब आप बहुत वक्त तक एक ही तरह की एक्टिविटीज करते रहते हैं तो जो माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं वो धीरे धीरे इकट्ठा होकर फिर एक तरीके का इम्पैक्ट करते हैं। माइक थोड़ा, हाँ जी हाँ, तो बेसिकली जो माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं जो हमारे कई वक्त से होते आ रहे हैं वो अक्यूमुलेट होकर उन्होंने इस तरीके की क्षति पहुंचाई है। अब माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस कहते हुए कि जैसे अगर आप सोचिए कि अभी जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, अब सर्दियों में फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, कभी नहीं होते। अब इस पूरे साल में अक्टूबर से 300 से ज्यादा घटनाएं हो गई वाइल्ड फायर की उत्तराखंड के अंदर। जो जितना भी ब्लैक कार्बन जनरेट होता है जब आग लगती है, कहाँ जाएगा ये ब्लैक कार्बन? ये जितना भी सूट है कहाँ जाएगा? ये सारी ग्लेशियर्स की विसिनिटी में तो फॉरेस्ट फायर हो रहा है। दूसरी बात है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो रोड वाइडनिंग हो, चाहे वो आपका इंक्रीज टूरिज्म हो, चाहे वो माइनिंग एक्टिविटी हो, चाहे वो हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन हो, इन सब के आपके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स होते हैं। जैसे डिफॉरेस्टेशन मैसिव स्केल पर होता है, लाखों पेड़ चारधाम रोड वाइडनिंग में कट गए, हजारों पेड़ एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में कट जाते हैं।
जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो पानी को बांधता है, मिट्टी को बांधता है, जो पेड़ होता है। जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो वो सारे कुछ लूज हो जाता है, वो लूज सॉइल है। नदी में जैसे ही पानी बढ़ता है वो सारा कुछ नदी में बहकर आ जाता है। तो ये बहुत ही एक क्यूमुलेटिव सा रिस्पॉन्स है पर्यावरण का, नेचर का, to call it a nature's fury or nature's wrath or then victimizing and saying no, we are always prone to disasters and then you don't। कुछ भी हमारे इस उत्तराखंड में इतनी बार आपदाएं आई हैं, तभी भी कोई भी सरकारें, ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार, संरक्षण के लिए कुछ कर ही नहीं रही है। आप भाई पर्यावरण का संरक्षण करेंगे तभी तो आप ये कहेंगे ना कि हमने आपदा में हमने कुछ जूझा है, हमने कुछ किया है। हमेशा जब भी आपदा आती है तो आपदा के जितनी भी आपकी टीम है वो आपकी साइट पे जाकर रिस्पांस तो दे देगी। कल वहाँ पे 16 लेबर्स को वहां से टनल में निकाला है, तपोवन की टनल में सारा गाद नदी डिपॉजिट करती हुई चली गई। कितना ही आदमी वहां पर टनल में ही दब के मर गया। आप मुझे बताइए कि किस तरीके का विकास है, किसका विकास है? वो आदमी जो मर गया है उसको हम किस तरीके के विकास से इसको जस्टिफाई करेंगे? अपनी तरफ से मैं उमा भारती जी के लिए कहूंगी, उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास तो किया था, क्योंकि पर ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, ये पूरी एक पॉलिसी डिसीजन चेंजिंग है। उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास करा था। पॉलिसी डिसीजन चेंजिंग क्या है? ज्यादातर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन की है। नदी अगर रुकती है तो बवाल करती है, नदी बहती रहती है तो ठीक है। आप नदी को रोकेंगे तो वो बहुत 2013 में यही हुआ। आपदा का रूप जो है वो इसीलिए इतना बढ़ा क्योंकि नदी बार बार रुकी। अब ये बात तो सत्य है कि सभी को पता है कि ये होएगा, हम तो कब से ये बात बोलते ही आ रहे हैं। पर जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है, पॉलिटिकल विल जो है वो कभी भी इस तरीके की पॉलिसी की तरफ काम ही नहीं कर रहा है कि आप कुछ एक कंसोलिडेटेड पॉलिसी बनाइए विच इज ऑनेस्टली, मतलब सच्चाई में वो यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए कोई पॉलिसी बने। पॉलिसी बनती है और फिर कॉन्ट्रैक्टर लॉबी और पॉलिटिकल एम्बिशंस के चलते वो पॉलिसी धूमिल हो जाती है और फिर वो पॉलिसी के उसमें अब आप इतना सब कुछ 2013 की आपदा हो गई, हजारों आदमी मर गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया इन बांधों के कंस्ट्रक्शन पे। बावजूद इसके जीवीके ने अभी जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी है और कहा है कि हमारे पास एनवायरमेंटल क्लियरेंस है तो हमको तो आप बांध बनाने दीजिए। और अगर ये इस तरीके के बांध और बनते, आज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के, आप जो कल की आपदा देख रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता तो उसी क्षेत्र में कल 4 बांध होते जो कल की आपदा हुई है। और फिर आज और हम आप बात नहीं कर पा रहे होते क्योंकि मैं ऋषिकेश के किनारे नहीं बैठी होती, क्योंकि मुझे भी यहाँ से हम सब लोगों को यहाँ से उठा दिया होता। क्योंकि जितनी बार नदी रुकेगी उतनी बार उसका इम्पैक्ट जो है वो एस्केलेट होगा। और ये बम्पर टू बम्पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, एक के बाद एक, लाटा तपोवन, तपोवन विष्णुघाट, विष्णुघाट पीपल कोटी। इसका मतलब है कि ये बम्पर टू बम्पर प्रोजेक्ट है। वो तो सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के कारण वहां पर अभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। पर पॉलिसी डिसीजन जो है वो सरकार को लेना था। 2018 में उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन लिया भी था और उस पॉलिसी डिसीजन को अब उस 2018 के बाद वो दबाने पे लगे हुए हैं और उसको बाहर नहीं उजागर कर रहे हैं। जबकि पीएमओ की तरफ से ये बात डिक्लेयर हो गई थी कि कोई भी नए बांध जो हैं वो गंगा जी पे नहीं बनेंगे और जो पुराने बांध है जो 50% से जिनमें कम काम हुआ है वो भी बंद हो जाएंगे। पर क्यों ये बात आगे नहीं बढ़ाई गई है? क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्टर लॉबीज को सपोर्ट करना है। आज जीवीके याचिका दायर कर रहा है, उत्तराखंड उसके सपोर्ट में खड़ा है सुप्रीम कोर्ट में। क्यों खड़ा है उत्तराखंड? बार बार आपदाएं झेल रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, तो भी उत्तराखंड को यही बांध चाहिए, यही सड़क चौड़ीकरण चाहिए। कोई ऑल्टरनेटिव पॉलिसी डेवलपमेंट का सोचने का ही नहीं है इन लोगों को। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस जो उत्तराखंड में त्रासदी उसमें और कुछ कहने को नहीं है। आप सबसे आग्रह है कि ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो भी वो लोग फंसे हुए हैं कहीं पे भी दूर दराज टनल में या कहीं, उनको हम लोग सुरक्षित किसी तरह से निकालना है। बहुत बहुत धन्यवाद।